तो दोस्तों हम लोग यहाँ से शुरू कर रहे हैं अपने ये वायसराय और गवर्नर से रिलेटेड यहाँ से सारे प्रश्न हमारे स्टार्ट हो रहे हैं। जितने भी प्रश्न अब तक इससे बने हैं या बन सकते हैं, सारे प्रश्नों को हमने एक वेल पैटर्न में यहाँ पर पूरा समेट दिया है। इससे रिलेटेड दोस्तों सभी गवर्नर जनरल वायसराय सबके बारे में हमने अभी डिटेल से पूरा पढ़ा है। जस्ट इसके पहले हमने वीडियो अपलोड किया है जिससे एक एक एनसीईआरटी से फैक्ट निकाल कर हमने बहुत ही प्रामाणिक तरीके से बताया कि किस वायसराय का क्या नाम था, उसका कार्यकाल कब तक था, उसकी विशेषताएं क्या थी। जस्ट इसके पहले हमने पढ़ाया है, वो अगर पढ़ लेंगे तो इसका सारा प्रश्न आप तुरंत सॉल्व कर लेंगे, आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो चले हम लोग शुरू करें। अगर आप वीडियो नहीं देखें तो प्लीज़ जाकर जस्ट इसी के पहले अपलोड किया है, आप देख लेंगे यहाँ तो चले यहाँ से हम लोग पहले वाले प्रश्न को स्टार्ट करते हैं। आपसे यहाँ से पूछा जा रहा है कि भारत में न्यायिक संगठन यानी जुडिशियल ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना सबसे पहले किसने किया था। तो दोस्तों एक नाम जानते होंगे कि जो प्रशासनिक तंत्र में बहुत ज़्यादा सुधार करने वाला ये लॉर्ड कॉर्नवालिस, यहाँ पर आप इसको बारे में तो इसको कैसे भूल सकते हैं। यही जो है जुडिशियल ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना के लिए जाना जाता है, पुलिस में सुधार के लिए जाना जाता है, सिविल सेवा का जन्मदाता कहा जाता है लॉर्ड कॉर्नवालिस। ऑप्शन नंबर आपका यही बी हो जाएगा। इसी के बारे में और जो प्रश्न बनता है कि इसका जन्म इसकी मृत्यु गाजीपुर में हुई थी और वहीं गाजीपुर में, उत्तर प्रदेश के गाजीपुर में ही इसकी कब्र है। ये पूछा जाता है कि एक ऐसा वायसराय, एक ऐसा और इसी के बारे में पूछा जाता है कि एक ऐसा गवर्नर जनरल जिसकी कब्र गाजीपुर में है, तो ये इसी का है लॉर्ड कॉर्नवालिस। इसको याद रखे रहेंगे। और अस्थाई बंदोबस्त यानी जमींदारी व्यवस्था जो आया था यही लेकर आया था। बहुत बढ़िया दोस्तों, यहाँ से हम लोग देखते हैं अगर इसका कार्यकाल पूछा जाए तो इसका कार्यकाल दोस्तों कब तक था। ये 1786 से लेकर 1786 से लेकर 93 तक यहाँ से ये पूछ लेगा। इससे ज़्यादा यहाँ पर नहीं प्रश्न अब तक बने हैं। आगे अगर हम लोग यहाँ देखें दोस्तों तो आपको ये 100 दूसरे वाले में दिया है कि 1806 ईस्वी में का प्रसिद्ध वेल्लोर सिपाही विद्रोह हुआ था। तो वेल्लोर सिपाही विद्रोह कहाँ है दोस्तों, ये साउथ में तमिलनाडु के पास है। वो वेल्लोर नामक स्थान, वहीं पर सिपाहियों का विद्रोह हुआ था। कब? एक तो विद्रोह हुआ था दोस्तों ये 1858 वाला जो विद्रोह क्रांति हुई थी, 1858 वाली जो क्रांति हुई थी, इससे पहले यानी इससे 52 साल लगभग पहले यानी 1806 ईस्वी में यहाँ पर सिपाहियों का विद्रोह बिल्कुल इसी तरह से एक बार हो चुका था। 1806 में तमिलनाडु साउथ में यहाँ पर सिपाहियों का ही विद्रोह हुआ था अंग्रेज़ों के खिलाफ। तो यहाँ पर ये कह रहे हैं किसके कार्यकाल में हुआ था। तो आपको ये पता होना चाहिए कि इस समय 1806 के समय किसका कार्यकाल रहा होगा। तो मेरे भाई वेलेज़ली आया था, तो इसका कार्यकाल वेलेज़ली का कब था, इसका 98 से 5 तक था। फिर इसके बाद कौन आया, इसके बाद कौन आया दोस्तों, ये जॉन बार्लो आया। ऑप्शन नंबर यहाँ पर ये हो जाएगा सर जॉर्ज बार्लो ये था दोस्तों। और आप इसका कार्यकाल आपको जानना महत्वपूर्ण है दोस्तों। जब 98 से 1798 से 18 तक यहाँ पर जो 1798 से 1805 तक तो ये रहा वेलेज़ली। जस्ट इसके बाद दोस्तों ये आया वार्लो। तो इसका जो है 1805 से इसका कार्यकाल जो था 7 तक था, लगभग 2 साल के आसपास। तो इसको याद रखे रहेंगे, इतना आप जान लीजिए। आगे चले अगर हम लोग देखें तो कह रहे हैं बंगाल में द्वैत शासन यानी डुअल गवर्नमेंट को 1772 में किसने समाप्त किया। तो इससे पहले आपको ये जानना होगा कि रॉबर्ट क्लाइव जो आया था दोस्तों, रॉबर्ट क्लाइव का कार्यकाल दो है, 2 सेगमेंट बटा होता है। एक 1757 से 60 के बीच, और फिर दोस्तों ये आता है 1765 से 67 के बीच। तो इसी के बीच ये द्वैत शासन दोस्तों लागू किया था। फिर दोस्तों इसके बाद हटाया कौन था, इसके बाद जो आया था ये वेलेज़ली, ये हटाया था वारेन हेस्टिंग ने हटाया था जो 72 में आया था। तो इसका आप लोग जानते रहेंगे, हटाया इसमें समाप्त करने की बात की गई है तो वारेन हेस्टिंग ने हटाया था। इसके कार्यकाल की अगर हम लोग बात करें तो वारेन हेस्टिंग का दोस्तों एक लंबा कार्यकाल रहा है, इसके बारे में आप लोग ज़रूर पढ़े होंगे। यहाँ पर ये एक दोस्तों लॉर्ड हेस्टिंग आता है, एक वारेन हेस्टिंग। तो वारेन वाला पहले आता है 1774 से, हालांकि इसका 72 में ही हो जाता है बंगाल के गवर्नर के रूप में। तो 1772 से इसका कार्यकाल कितना था, 1772 से लेकर 85 तक कॉर्नवालिस के पहले तक। तो यहाँ पर इसका इतना लंबा कार्यकाल था, तो इसको याद रखे रहेंगे।
चले हम लोग अगला अगर प्रश्न को देखें अगर, तो कह रहे हैं बंगाल में द्विशासन को प्रणाली को किसके द्वारा लागू किया गया था। तो हमने बता दिया मेरे भाई, यह लागू किया था रॉबर्ट क्लाइव ने और समाप्त किया था हेस्टिंग ने। आगे अगर हम लोग देखें तो ब्रिटिश संसद में किस गवर्नर जनरल पर महाभियोग का मुकदमा चलाया गया था। तो बहुत ज़्यादा बार पूछा गया है दोस्तों, आप लोग जानते हैं यही पिट्स इंडिया एक्ट जो आया था, पिट्स इंडिया एक्ट 1784 आया था। तो इसके विरोध में ये जो था हेस्टिंग, ये इसके विरोध में इस्तीफ़ा दे दिया था, इस्तीफ़ा देकर लंदन भाग गया। तो वहाँ पर जा गया तो इसके ऊपर वहाँ पर मुकदमा चलाया गया, फिर बाद में मुकदमा खारिज हुआ। तो यही वारेन हेस्टिंग ही था, वारेन हेस्टिंग। इसका कार्यकाल अभी मैंने बताया 72 से लेकर 85 तक, 1772 से लेकर ये 85 तक था, इसका याद रखें। अभी एक आएगा दोस्तों लॉर्ड हेस्टिंग आएगा, ये वारेन हेस्टिंग है तो उसका नाम आएगा लॉर्ड हेस्टिंग, वो भी 10 साल के लिए आता है, उसका भी कार्यकाल लंबा होता है। अभी आएगा आगे, आप लोग देखिएगा, तो उसका कार्यकाल 1813 से 23 तक माना जाता है। आगे अगर हम लोग देखें यहाँ, तो यहाँ पर देखिए सुरक्षा प्रकोष्ठ या घेरे की नीति के बारे में पूछा जा रहा है। सुरक्षा प्रकोष्ठ या घेरे की नीति, जिसे रिंग फेंस पॉलिसी बोला जाता है। तो इसका मतलब क्या है दोस्तों, ये कौन लेकर आया था, पहले ये जान लीजिए, जो आपसे पूछा जा रहा है ये किससे संबंधित है, कौन लेकर आया था। तो ये आखिर कौन लेकर आया था ये, तो ये आपका लेकर आया था, ये वारेन हेस्टिंग लेकर आया था। ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा। अब थोड़ा सा बात आप यहाँ पर समझिए कि यह घेरे की नीति यानी जो रिंग फेंस पॉलिसी ये क्या है। जैसे अंग्रेज़ पहले क्या करते थे कि उनका मान लीजिए कोई स्टेट, कोई किसी राज्य पर कब्जा है, तो आसपास के राज्यों, जो राज्य होते थे रजवाड़ों, उनके यहाँ अपना पुलिस लगा देते थे, अपने खर्चे पर आसपास के राज्यों पर वहाँ पर पुलिस लगा देते थे। कहते हैं भैया हम आपको फ्री में सुरक्षा दे रहे हैं, आप ले लो। उनका ये मानना था कि जब अफ़गान या फिर मराठे जब हमला करेंगे तो पहले हमारी सेना अगर यहाँ खड़ी रहेगी तो मुकाबला करेगी, हमारे जो है राज्य में वो नहीं घुस पाएंगे। तो इसलिए उन्होंने ऐसा किया। फिर बाद में दोस्तों एक आता है वेलेजली, तो कहता है भैया हम आपको सुरक्षा दे रहे हैं तो खर्चा ही सेना का आपको ही उठाना पड़ेगा। तो ऐसे यहाँ पर ये बदलाव हुआ। तो फिलहाल ये सुरक्षा प्रकोष्ठ के यही लेकर आया था ये वारेन हेस्टिंग। फिर बाद में यही बदल जाता है, वो जब उनका खर्चा आ जाता है, लॉर्ड वेलेजली आता है, तो वो सहायक संधि लेकर आता है। आगे अगर हम लोग चले, अगर देखें यहाँ 84 वाले में, तो कह रहे हैं कि 1784 ईस्वी में कोलकाता में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना के समय बंगाल का गवर्नर जनरल कौन था। तो मेरे भाई 1784 की बात हो रही है, तो स्वाभाविक सी बात है 85 तक हेस्टिंग ही था, मैंने बताया। तो लॉर्ड वारेन हेस्टिंग के ही समय हुआ था। अब आप ये सोचिए कि आखिर इसमें जो है इसकी स्थापना किया किसने था। 1784 में ये जो इसकी स्थापना हुई थी एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की, तो किया कौन था। तो दोस्तों विलियम जॉन्स, याद रखिए ये किसने किया था, ये विलियम जॉन्स ने किया था। इसको याद रखे रहेंगे, बहुत बार पूछा जाता है विलियम जॉन्स। आगे अगर हम लोग चले बड़े देखें, तो कह रहे हैं अंग्रेज़ों के विरुद्ध बनारस विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था। दोस्तों अंग्रेज़ जब बनारस के राजा एक थे राजा चेतन सिंह, तो दोस्तों जब अंग्रेज़ यहाँ पर विद्रोह किए थे तो बनारस विद्रोह का नेतृत्व यही राजा चेतन सिंह ने किया था। बनारस की अगर घटना पढ़ेंगे तो उसमें इनके नाम आएगा। अब दोस्तों यहाँ से एक से बढ़कर एक प्रश्न स्टार्ट हो रहे हैं। सती प्रथा पर वैधानिक रूप से पूर्ण पाबंदी किस गवर्नर जनरल ने लगाई थी। तो दोस्तों आपको पता होगा कि गवर्नर जनरल में राजा राम मोहन राय की बड़ी भूमिका थी सती प्रथा को बंद करवाने में। तो कौन था दोस्तों, यही विलियम बेंटिक। ये जो है 1828 से ये 35 तक लगभग ये रहते हैं। तो यही जो है सती प्रथा और जो है ठगी प्रथा, ये सब कई प्रथा पर उन्होंने सामाजिक न्याय के लिए यहाँ पर जो है जो कुरीतियाँ थी उस पर जो है लगाम लगाया था। खास करके सती प्रथा के लिए इनको बहुत ज़्यादा जाना जाता है। आगे अगर हम लोग यहाँ देखें तो विलियम बेंटिक द्वारा सती प्रथा को किस वर्ष गैर कानूनी घोषित किया गया दंडनीय अपराध। तो 29 में किया गया था, 1829 में ही। आगे अगर हम पढ़ें देखें तो आदिवासियों की उन्नति के लिए हिल असेंबली प्लान किसके द्वारा क्रियान्वित किया गया। तो हिल असेंबली प्लान दोस्तों ये राजमहल के पहाड़ी पर जो आदिवासी रहते थे तो उनके लिए दोस्तों हिल असेंबली प्लान लेकर आया था। तो ये कौन लेकर आया था दोस्तों, यहाँ पर ये पूछा जा रहा है। तो ये ऑगस्ट क्वींसलैंड लेकर आया था। तो ये ऑगस्ट क्वींसलैंड यही लेकर आया था। ये हमारा ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर ये बी हो जाएगा।
तो देखिए यहाँ पर जो 12वें नंबर में आपसे पूछा जा रहा है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और बहुत लोगों में कन्फ्यूजन होता है, तो इसको थोड़ा सा ध्यान से आपको समझना पड़ेगा। कह रहे हैं बंगाल में दासों के निर्यात के यानी जो स्लेव एक्सपोर्ट किया जाता था किस वर्ष पूर्णतः प्रतिबंधित कर दिया गया। ये दासों पर प्रतिबंध लगाने की बात नहीं कर रहा है, जो दासों को यहाँ से भेजा जाता था किसी और देश में उस पर जो प्रतिबंध लगाया था लॉर्ड कॉर्नवालिस के समय दोस्तों लगाया गया था 89। यहाँ पर ये आपका ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका ये हो जाएगा 1789 लॉर्ड कॉर्नवालिस के समय ये हुआ था। लेकिन आप जब एक चीज़ और पढ़ते होंगे कि दास प्रथा पर प्रतिबंध किसने लगाया, यानी कानून बनाकर पूरी दास प्रथा को ही गैर कानूनी घोषित कर दिया। कॉर्नवालिस ने क्या किया था कि एक्सपोर्ट पर रोक लगाया था, लेकिन पूरी तरीके से प्रतिबंध किसने किया तो एलन बरो ने किया था। एलन बरो ने किया था। कब दोस्तों 1842-43 में। इसको याद रखे रहेंगे। इन्होंने पूरी दास प्रथा को ही प्रतिबंध कर दिया था और इन्होंने केवल एक्सपोर्ट को बंद किया था। याद रखे रहेगा, दोनों में कन्फ्यूजन हो जाए लोगों में। अब यहाँ पर देखें आपसे जो पूछा जा रहा है दास प्रथा का उन्मूलन 1843 के। मैंने इसीलिए हर एक प्रश्न को आपके डिमांड के अनुसार रखा है। प्रश्न कैसे बनते, कन्फ्यूजन कहाँ होता है, उसी पर हमने जस्ट प्रश्न लगाया है। तो कह रहे हैं 1843 के एक्ट 5 के द्वारा किस गवर्नर जनरल ने किया था, तो वही मैंने अभी बताया एलन बरो ने किया था। आगे अगर देखें 1843 में अंग्रेजों द्वारा सिंध का विलय किसके कार्यकाल में हुआ था, तो यही एलन बरो का समय ही सिंध का विलय हुआ था 1843 में। आगे अगर देखें तो यहाँ पर कह रहे हैं कि सिंध को ब्रिटिश साम्राज्य में विजित कर यानी सिंध को जीतकर ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाने का मुख्य श्रेय किस अधिकारी को जाता है। तो अभी तो हमने पढ़ा एलन बरो था दोस्तों, वो एलन बरो का उसमें जो वायसराय था। लेकिन दोस्तों ब्रिटिश सैन्य अधिकारी की अगर क्रेडिट की बात आती है तो ब्रिटिश सैन्य अधिकारी को आप किसे देखेंगे, तो यहाँ पर यही चार्ल्स नेपियर। ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका ये हो जाएगा, ये ऑप्शन नंबर सी। आगे देखें यहाँ पर देखें कह रहे हैं कि विलय यहाँ पर करें ब्रिटिश भारत में विलय निम्नलिखित में से किस गवर्नर जनरल ने किया था। सिक्किम का जो भारत में विलय हुआ था तो किस गवर्नर जनरल ने ऐसा किया था, तो ये आपसे यहाँ पर एक बड़ा सा लाजवाब प्रश्न पूछा जा रहा है यहाँ पर। तो देखिए यहाँ पर आपको समझना होगा सिक्किम को जो आपने तो पॉलिटिक्स में आपने ये पढ़ा होगा कि 1975 में सिक्किम को पूर्ण रूप से 22वां राज्य घोषित किया गया इंदिरा गांधी की सरकार में, ये हुआ। लेकिन दोस्तों यहाँ पर जो ये बात आती है कि यहाँ पर डलहौजी ने ये 1850 के आसपास सिक्किम को आंशिक रूप से भारत में मिलाया था, लेकिन पूर्ण रूप से वो 1975 में 22वां राज्य के रूप में पूरी तरीके से एसोसिएट हुआ था, फिर बाद में पूर्ण राज्य बना। आगे अगर हम लोग चले देखें यहाँ पर ये डलहौजी की बात यानी कर रहे हैं, तो 1850 के समय यही किया था। आगे अगर हम लोग देखें तो लॉर्ड डलहौजी की व्यक्तिगत नीति को हड़प नीति भी कहा जाता है। डॉक्ट्रिन्स ऑफ लैप्स यानी ये राज्यों को हड़पने का जुगाड़ कर लिया था। कैसे किया था कि यदि आपके राज्य में राजा के पास अगर कोई अपना जैविक पुत्र नहीं होगा, अगर वो गोद लिया होगा तो राजा मर जाएगा तो उसका राज्य हम ले लेंगे, क्योंकि उसे गोद लिया हुआ पुत्र को राज नहीं मिलना चाहिए, और तमाम तरह के और कुशासन वगैरह पर लगाया था। तो यही दोस्तों यहाँ पर ये व्यक्तिगत नीति हड़प नीति लेकर आया था ना, राज्यों को हड़पने का जुगाड़ एक लेकर आया था। तो कह रहे हैं हड़प नीति के तहत शिकार होने वाला पहला राज्य कौन था, तो वो सतारा था। आप लोग जाने सतारा कब था दोस्तों, ये 1848 में। 1848 में सबसे पहले सतारा को हड़पा, फिर 49 में जैतपुर संबलपुर, 50 में दोस्तों बघाट, और यहाँ पर जो झांसी दिया जाता है यह 1853 में, और यहाँ पर नागपुर आता है 54 में, अवध 56 में, ऐसे आता है, पूछा जाता है बहुत। यहाँ पर अगर हम लोग थोड़ा सा और आगे अगर देखें तो कह रहे हैं कि इसने कुशासन का आरोप लगाकर 56 में किस राज्य का यहाँ पर विलय किया। तो अभी मैंने बताया बहुत बार पूछा जाता है, खास करके यूपी स्पेशल का हो या कहीं भी, ये अवध के बारे में बहुत पूछा जाता है कि 1856 में इन्होंने जो है अवध का विलय कर लिया था ब्रिटिश राज में। तो दोस्तों यहाँ पर ये पूछा जाता है, एक और सवाल इससे बनता है कि ये कैसे किया था, किस आधार पर किया था। क्या ये गोद वाली जो प्रथा थी उसके आधार पर नहीं, इन्होंने कुप्रशासन के आधार पर,
कुप्रशासन के आधार पर इन्होंने कहा था कि भाई आप लोग प्रशासन ठीक से नहीं चला पा रहे हो, इसके आधार पर उन्होंने विलय किया था। आगे अगर देखें तो अवध के ब्रिटिश साम्राज्य में विलय 1856 के समय वहाँ का ब्रिटिश रेजिडेंट कौन था? तो ब्रिटिश रेजिडेंट का पूछा जा रहा है जब अवध का विलय 1856 में हुआ था। तो दोस्तों ये ट्रम्प साहब थे, यानी ट्रम्प की तरह जिसका नाम है जेम्स आउट्रम्प। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आगे अगर देखें तो डलहौजी द्वारा बघात, अभी जस्ट मैंने बताया था कि सतारा, जैतपुर, सतारा 48, जैतपुर संभलपुर 49, बघात, तो इसको हम ट्रिक भी बताए हैं। बघात रियासत का ब्रिटिश राज में विलय किस वर्ष किया गया? तो मैंने दोस्तों यहाँ बघात, बघात मतलब बांट दो, आधा आधा, 50-50, तो यानी 50 हो जाएगा 1850 में, यहाँ हो जाएगा आपका। आगे देखें, अगर बाकी और आप जानना चाहते हो तो यहाँ और जान सकते हो। 53 में दोस्तों ये झांसी का हुआ था, 52 में उदयपुर, इसमें बघात, 48 में सतारा, सब कुछ यहाँ पर आप जानते रहेंगे तो सही रहेगा। यहाँ पर अर्ल ऑफ डलहौजी के नाम से प्रसिद्ध जेम्स एंड्रयूस, मैंने बताया था जब आपको एनसीईआरटी इसके पहले फैक्ट वाला जब पढ़ाया था तो मैंने बताया था किस एक गवर्नर जनरल का नाम जेम्स एंड्रयू रैमजे था। तो जेम्स एंड्रयू रैमजे किस गवर्नर जनरल का वास्तविक नाम था? तो वही डलहौजी का था। ऑप्शन नंबर आपका ए बनेगा यहाँ। आगे अगर देखा जाए तो भारत में कह रहे हैं कि रेलवे लाइन 1853 में चलाई गई। कई बार तो ऐसे पूछ लेता है कब चलाई गई, 53 या 54, लोग कन्फ्यूजन में हो जाते हैं। तो शुद्ध रूप से 53 में चलाई गई। कहाँ से? ठाणे से मुंबई वाले स्टेशन के बीच। किन दो शहरों के बीच बिछाई गई यहाँ पर? तो यहाँ पर बम्बई और ठाणे के बीच। यहाँ से आपका बी हो जाएगा, आप जानते हैं। आगे अगर देखे जाए तुम लोग तो भारत में सर्वप्रथम रेल यात्री का शुभारंभ किस रेलवे कंपनी के द्वारा किया गया? वही जो वहाँ पर डलहौजी कार्यकाल में शुरू हुआ, तो किस कंपनी थी वहाँ पर? तो वो उस कंपनी का नाम यहाँ पर पूछा जा रहा है। तो कंपनी कौन सी थी मेरे भाई? यही थी आपकी ग्रेट इंडियन पेनिनसुला रेलवे। और एक महत्वपूर्ण और प्रश्न यहाँ पर है, कह रहे हैं कई बार ये भी पूछा गया है विभिन्न एग्जाम में। 18 नाम से ही थोड़ा ध्यान देखिए। 1845 से 55 के दौरान जो पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट यानी PWD को संगठित रूप देने वाला गवर्नर जनरल कौन था? तो मेरे भाई इससे सरल क्या हो सकता है? यहीं पर आपको बता दिया 1845 से 55 के दौरान, तो स्वाभाविक सी बात है डलहौजी का नाम आएगा यहाँ पर। आगे अगर देखें तो इसमें कह रहे हैं कि ईश्वरचंद विद्यासागर के प्रयासों से हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम 1856 किसके काल में पारित हुआ? तो मेरे भाई किसका कार्यकाल रहा होगा? 56 तक तो यही था ना डलहौजी, तो डलहौजी का कार्यकाल में जो विधवा महिलाएं थीं उनको फिर से विवाह करने का जो अनुमति दिया, कानून पारित करवाया, ये ईश्वरचंद विद्यासागर के प्रयासों से। आगे चले अगर हम लोग देखें 1858 यहाँ पर जो दिया है का भारत का प्रथम वायसराय में से कौन बना? तो भारत का यानी भारत का अंतिम गवर्नर जनरल कहो या भारत का प्रथम वायसराय कहो, तो यही जो है आपका यहाँ पर ये लॉर्ड कैनिंग का नाम आएगा यहाँ पर। यही लॉर्ड कैनिंग, इसी के कार्यकाल में ये 1858 वाला जो विद्रोह हुआ था, यही वाला 1857-58 वाला जो विद्रोह हुआ था, इसी कार्यकाल में। आगे अगर हम लोग देखें तो 1 नवंबर 1818 को कैनिंग ने महारानी विक्टोरिया का ऐतिहासिक घोषणा पत्र कहाँ पढ़कर सुनाया था? तो कई बार तो ऐसे पूछा गया है कि महारानी विक्टोरिया का 1858 में जो घोषणा पत्र था किसने पढ़ा था? तो भाई उसी समय जो वायसराय था, उनका ये था कैनिंग, लॉर्ड कैनिंग ने पढ़ा था। अब पूछा जा रहा है कि कहाँ पढ़ा था? तो इलाहाबाद में पढ़ा था उस समय, प्रयागराज में। आगे अगर देखें तो कह रहे हैं कि देसी नरेशों को अपने उत्तराधिकारी को गोद लेने से अधिकार को पुनः स्थापित किस घोषणा में किया? तो मेरे भाई मैं पहले ही आपको बताया था कि आप गोद लिए हुए पुत्र को राज्य नहीं सौंपा जाएगा उसके पिता के मरने पर, जैविक पुत्र होगा तभी। तो ये लेकर आया था डलहौजी ने। फिर दोस्तों ये जब 1858 का विवाद होता है, जब आंदोलन क्रांति होती है, उसके बाद अंग्रेज़ों ने जान गया कि ये सब मामला हमारे लिए खतरनाक होगा, तो उन्होंने इसको फिर से स्थापित कर दिया। यही कह रहे हैं गोद लेने के अधिकार को पुनः स्थापित करने की घोषणा किसने किया? तो यही 1858 के भारत सरकार जो अधिनियम था इस एक्ट के तहत। आगे अगर देखें तो रॉयल्स टाइटल्स एक्ट
रॉयल्स टाइटल्स एक्ट द्वारा महारानी विक्टोरिया को भारत का साम्राज्ञी यानी कैसर हिंद कब घोषित किया गया? तो दोस्तों ये कब किया गया था, यहाँ पर ये आपसे पूछा जा रहा है। कुछ लोग कह देंगे 1858, नहीं, इसमें ये नहीं था, न तो 90 था। तो यहाँ पर ये कब किया गया था, या तो 86 हो सकता है या तो 56। इसी में आप यहाँ पर कंफ्यूज कर सकते हो। एलिमिनेशन तो आप पहले ही लगाइएगा, बिना एलिमिनेशन के लगाओगे तो यहाँ पर ये गलत हो जाएगा, यानी हमारा ये और ये वाला डी तो पहले गया। अगर आप इन दोनों में अगर लगा लेते हो, तुक्का भी लगा दोगे, तो अब यहाँ पर आप तुक्का लगा सकते हो। हालांकि मैं तुक्का का प्रेफरेंस नहीं करता। तो यहाँ पर यही 76-77 में ही यहाँ पर ये इनको साम्राज्ञी घोषित किया गया था। यहाँ पर आगे चले अगर हम लोग देखें तो यहाँ पर जो कह रहे हैं मराठा साम्राज्य में पेशवा पद को किस वर्ष पूर्णतः समाप्त कर दिया गया है। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बहुत ज़्यादा। पेशवा पद को कब समाप्त किया गया था? तो मेरे भाई आप पहले शॉर्टकट में ये जान लीजिए, 1818 में। ये 1800 या 18 क्या था कि आंग्ल मराठा यानी अंग्रेज़ों और मराठों का जो तीसरा युद्ध हुआ था 1817 और 18 के बीच में, तो उसी के बीच 18 में ही मराठे हार गए और अंग्रेज़ों ने पेशवा की पुनः जो है फिर से समाप्ति कर दी है। तो आपसे यहाँ ऑप्शन नंबर यही बी हो जाएगा। अब अगर आंग्ल मराठा युद्ध की अगर बात करें, आंग्ल मराठा युद्ध जो है यह आंग्ल मराठा का जो पहला युद्ध हुआ था दोस्तों, ये कब हुआ था? यहाँ पर आंग्ल मराठा युद्ध का देखें तो 1775 में, 1775 से 82 के बीच दोस्तों ये माना जाता है। यहाँ पर इतने इसके बीच ये हुआ था। अगर हम लोग आंग्ल मराठा का ये जो सेकंड वाला युद्ध हुआ था इसके बारे में अगर देखें तो 1803 से 5 के बीच, 1803 से 5 के बीच ये वाला हुआ था। और तीसरा वाला तो यहाँ मैंने बता ही दिया। तो हो गया आपका क्लियर। आगे चलें, यही तीसरे वाले में उनको समाप्त किया गया था। यहाँ अगर हम लोग देखें तो 1817-18 के राजपूताना रियासतों के साथ अधीनस्थ संधि की बातचीत किसने किया था? तो राजपूताना जो 1817-18 के बीच किसने किया था? तो आप ये जान लीजिए कि ये मैटकॉफ ने किया था। हालांकि इस समय वो कौन रहा होगा, ऐसे कई बार ऐसे भी पूछा गया है कि इस समय जो है वायसराय कौन रहा होगा। तो मेरे भाई इस समय लॉर्ड हेस्टिंग ने रहा होगा। यहाँ पर 32 वाले का अगर हम लोग देखें तो कह रहे हैं अफ़गानिस्तान के संदर्भ में कुशल अकर्मण्यता यानी चतुराईपूर्ण निष्क्रियता जिसे पूछा जा रहा है यहाँ पर, तो यह इस नीति का श्रेय किसको दिया जाता है? तो जॉन लॉरेंस को दिया जाता है यहाँ पर। आगे अगर हम लोग देखें तो अफ़गानिस्तान के प्रति अग्रगामी या आक्रामक नीति का अनुसरण करने वाला वायसराय कौन था? तो अफ़गानिस्तान के प्रति अग्रगामी या आक्रामक नीति का अनुसरण करने वाला वायसराय इसमें से कौन था? तो दोस्तों यहाँ पर तो दोस्तों कौन था? यही लॉर्ड लिटन था। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर ये डी हो जाएगा, यही लिटन था जिसने पत्रकारिता को जो है तो अगला देखे करें, भारत में वित्तीय विकेंद्रीकरण यानी फाइनेंशियल डिसेंट्रलाइजेशन की शुरुआत 1870 में किस वायसराय ने किया? जब आपको डेट दे दिया कि 1817 में किया, 1870 में किया, तो मेरे भाई 1870 में कौन रहा होगा? यही आपका लॉर्ड मेयो रहा होगा दोस्तों। ऑप्शन नंबर आपका यही बी हो जाएगा, क्योंकि दोस्तों ये 1869 से 72 के बीच वायसराय यही था और इसी के कार्यकाल में पहली बार जो है जनगणना हुई थी यहाँ पर। तो यहाँ पर इनका कहने का मतलब है वित्तीय विकेंद्रीकरण। विकेंद्रीकरण का मतलब फैलाव, यानी इन्होंने राज्यों को भी, जैसे शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क वगैरह के लिए राज्यों को भी अधिकार दे दिया कि लो पैसा, ये सब काम अब तुम कर लेना छोटे मोटे। तो यही इसने लॉर्ड मेयो ने किया। तो यहाँ से फिर आगे जो है यहाँ से थोड़ा सा जो है लोकल बॉडीज़ का भी कॉन्सेप्ट आ जाता है। भारत में अंग्रेज़ों के समय प्रथम जनगणना 1872 में किसके कार्यकाल में हुई? तो वही मैंने अभी बता रहा था आपको, लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में पहली बार हुआ 1872 में। लेकिन आगे चलकर दोस्तों, आगे चलकर वो कंटिन्यू किसके कार्यकाल में हुआ, ये आपको यहाँ पर अभी बताना है कमेंट्स बॉक्स में। आगे चले अगर हम लोग देखें तो भारत में प्रथम नियमित एवं वैज्ञानिक दशकीय
जनगणना 1881 में किस वायसराय के कार्यकाल में हुआ, ये यहाँ पर बताना है। तो मेयो के कार्यकाल में दोस्तों तो क्या हुआ, मेयो के कार्यकाल में ये तो हो गया शुरुआत इसी में हो गया था 70 में, लेकिन दोस्तों ये कंटिन्यू कब हुआ, कंटिन्यू ये रिपन के कार्यकाल में हुआ 1881 में। आगे चले अगर हम लोग देखें यहाँ वायसराय की हत्या उसके दौरान किस वायसराय की हत्या उसके कार्यकाल के दौरान ही अंडमान निकोबार द्वीप समूह में एक कैदी के द्वारा कर दिया गया था। दोस्तों एक ये लॉर्ड मेयो जो था यह गया था अंडमान निकोबार, तो वहीं पर एक कैदी आया और जो अंडमान निकोबार जेल थी वही इसका हत्या कर दिया था। इसलिए पूछा जाता है कि एक ऐसा वायसराय जिसके उसके ही कार्यकाल में किसी ने हत्या कर दिया। तो दोस्तों प्रश्न संख्या 38 में आप देखिए यहाँ पर एक बहुत ही अच्छा सा यहाँ आपको प्रश्न पूछा जा रहा है, थोड़ा कंसेप्ट यूज करना है आपको, फैक्ट है ये। सबसे लंबे समय तक कौन किस पद पर रहा था, तो कौन सा वायसराय सबसे लंबे समय तक पद पे रहा था। तो मेरे भाई आप देखेंगे कि लॉर्ड हेस्टिंग, वारेन हेस्टिंग जैसे वायसराय लंबे लंबे समय तक रहे 10-10 साल तक, लेकिन वो नाम यहाँ पर नहीं है। आपको यहाँ पर कर्जन दिया है जो 1799 से 1805 तक रहा बंगाल विभाजन के समय, तो ये लगभग 6 साल रहा। लॉर्ड डफरिन कांग्रेस के समय दोस्तों जब कांग्रेस की स्थापना हुई तो यही था 84 से 88 के बीच 4 साल ये रहा। लॉर्ड हार्डिंग का आप लोग देखेंगे दिल्ली दरबार जब लगा तो 11 में बंगाल से राजधानी दिल्ली शिफ्ट हुई थी ना, तो 1910 से 16 के बीच रहा 6 साल ये भी। लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में देखेंगे तो 69 से 72 के बीच 3 साल ये रहा ज़्यादा। तो यहाँ पर आप देखेंगे 6 इसमें भी है, 6 इसमें भी है, तो लंबा किसका माने, लंबा कर्जन का था, इसका लगभग 6.5 साल था। हालांकि जैसे जन्मतिथि नहीं होती है कि नाम दिखने को लगता है, लेकिन वो कुछ चीज़ें लंबे समय तक रहती हैं, केवल अगर हम सन गिनते हैं तो ज़्यादा लगती है। तो इसका थोड़ा सा कुछ दिन इसके ज़्यादा रहे होंगे, तो इसलिए इसका ज़्यादा माना जाता है। आगे अगर हम लोग देखें तो भारत में स्थानीय स्वशासन का जनक जो होता है, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट का जो जनक माना जाता है यहाँ पर, तो वो रिपन माना जाता है, लॉर्ड रिपन। आगे चले अगर देखें तो इल्बर्ट बिल विवाद, इल्बर्ट बिल विवाद का मुख्य रूप से किससे संबंधित है, तो आप लोग जानते हैं ये इल्बर्ट बिल एक ऐसा था बिल जिसमें दोस्तों कहा गया था कि अब भारतीय जो जज हैं वो अंग्रेज़ों को भी सुनवाई करेंगे, उनको भी सज़ा देंगे। तो अंग्रेज़ हम लोगों को काले और तुच्छ मानते थे, वो कहते थे कि भाई हम लोगों को अब ये काले लोग सज़ा देंगे, तो वो लोग इसके लिए तैयार नहीं हो रहे थे। तो यही इल्बर्ट बिल विवाद था। तो यहाँ पर क्या था कि भारतीय और यूरोपीय न्यायाधीशों के बीच न्यायिक व दंडिता अयोग्यताओं को समाप्त करना था। उनका कहना था कि हम काले लोगों से सज़ा नहीं पाएंगे। आगे अगर देखा जाए तो कह रहे हैं कि 1881 में प्रथम कारखाना अधिनियम आया था। जानते हैं अंग्रेज़ अपने अपने फ़ायदे के लिए कारखाना अधिनियम लेकर आते थे कि काम के घंटे इतना करो, ऐसे करो कि जिससे इनका थोड़ा सा लागत बढ़ जाए और हमारा माल ज़्यादा बिके। लागत बढ़ेगी तो माल इनका महंगा होगा, इनका भी माल महंगा होगा तो हमारा माल सस्ता होगा, तो हमारा सस्ता होगा तो भारतीय हमारा ही खरीदेंगे, इसीलिए ये सब लाते थे। तो लेकिन भारतीयों को लगता था कि हमारे फ़ायदे के लिए ला रहे हैं। तो यह कह रहे हैं कि किसके कार्यकाल में, तो 81 दिया है, तो 81 दिया है यहाँ पर। तो 80 से 84 के बीच यही रिपन ही था, तो रिपन कार्यकाल में आया था। आगे अगर देखें तो यहाँ पर आपसे एक मिलाने टाइप का प्रश्न दिया है लॉर्ड क्लाइव के बारे में। तो यहाँ पर इन्होंने बंगाल में द्वैत शासन चलाया और यहाँ पर विलियम बेंटिक ने सती प्रथा का उन्मूलन किया और चार्ल्स मेटकाफ ने पेपर प्रेस पर जो प्रतिबंध लगा था उसको हटाया। और यहाँ पर एक कर्जन है, इन्होंने बंगाल का विभाजन किया था। तो आपसा कौन सा यहाँ पर आपका बन रहा है, ए वाला 1 पर गया, ए वाला 1 पर गया, बी वाला 2 पर गया, तो बी वाला 2 पर ए हो जाएगा आपका। आगे अगर देखें तो ब्रिटिश भारतीय राज्य क्षेत्र का अंतिम प्रमुख विस्तार किसके समय में हुआ, तो किसके समय में ब्रिटिश भारत का सबसे अंतिम विस्तार था दोस्तों, तो वही यहाँ पर दे भी दिया है डफरिन के कार्यकाल में। यहाँ पर आपका डफरिन के कार्यकाल में बर्मा का विलय, ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा। बर्मा यानी जो ये आपके बगल में है बंगाल के, तो वही म्यांमार की बात की जा रही है यहाँ पर। तो इस अब देखिए यहाँ पर जो दूसरा स्टेटमेंट है, कह रहे हैं कि विलियम बेंटिक, वही जो सती प्रथा पर प्रतिबंध लगाए थे,
कह रहे हैं भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे, तो ये बात यहाँ पर सही है ये भी, और प्रथम गवर्नर जनरल थे ये इस समय। और आपका यहाँ पर दोनों के दोनों स्टेटमेंट सही हो जाएंगे। यहाँ अगर हम लोग देखें तो कह रहे हैं कि घटनाओं पर कालक्रम में हमें बताना है। बक्सर का युद्ध दोस्तों कब हुआ था? बक्सर का युद्ध हुआ था 1764 में। क्लाइव जो पुनः आया था, दोबारा आया था, तो वो 1765 में आया था। 1765 में इलाहाबाद की संधि हुई थी दोस्तों, लॉर्ड क्लाइव के आने के बाद। यही क्लाइव ही करवाया था, पहले आया होगा तब करवाया होगा ना, तो यानी हम 1765 प्लस लिख देते हैं, यानी ये वाला ज़्यादा बाद में है। और वारेन हेस्टिंग्स का बंगाल का गवर्नर जनरल बना, तो कब ये बना था दोस्तों? बंगाल का गवर्नर जो बना था तो ये 1772 में बना था। तो यहाँ पर कालक्रम अगर आपको बताना होगा तो सबसे पहले किसको रखेंगे मेरे भाई? सबसे पहले ये बक्सर वाले को रख देंगे, यानी एक वाला सबसे पहले रहेगा, और सबसे अंतिम में किसको रखेंगे? ये चौथे को रखेंगे, और चौथे के 64 के बाद कौन होगा? ये लॉर्ड क्लाइव आया होगा, तो 65 यानी दूसरा वाला हो जाएगा। यहाँ दूसरा, तीसरा, फिर चौथा, ऑप्शन नंबर ए बनेगा यहाँ। अगर आगे हम लोग देखें यहाँ तो भारत में प्रसंविदाबद्ध सिविल सेवा यानी कॉन्वेडेटेड सिविल सर्विस, यानी जो ICS होता था, इंडियन सिविल सर्विस, इसका सृजन किस गवर्नर जनरल ने किया था? तो मैंने पहले ही आपको बताया था, सिविल सेवा का जन्मदाता यही लॉर्ड कॉर्नवालिस है, जो जमींदारी प्रथा को लेकर आया था। ऑप्शन नंबर सी। यहाँ पर अगर हम लोग देखें लॉर्ड कॉर्नवालिस की कब्र किस स्थान पर स्थित है, तो ये भी मैंने बता दिया था, गाज़ीपुर उत्तर प्रदेश में। आगे अगर हम बढ़े यहाँ देखें तो कह रहे हैं कि 18वीं सदी के उत्तरार्ध में प्रायः कंपनी बहादुर की शानो शौकत का स्थानीय प्रतिनिधि माना जाता था, तो दरोगा होता था मेरे भाई इस समय। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ बी हो जाएगा कि लगभग 40-45 किलोमीटर की स्क्वायर के एरिया में जो जमींदार होते थे उनका थोड़ा सा दबदबा ज़्यादा बढ़ जा रहा था, तो इसके लिए उन्होंने यहाँ पर ये दरोगा नाम का दोस्तों ये प्रतिनिधि यहाँ पर लगाया था। यहाँ देखें सहायक संधि प्रणाली जो थी उसको स्वीकार करने वाला पहला भारतीय राज्य कौन था? तो आप लोग जानते हैं लॉर्ड वेलेस्ली सहायक संधि लेकर आया था कि अपने आसपास के जो राजाओं के राज्य हैं उनके यहाँ अपनी वो सेना रखेगा और उन्हीं के खर्च पर उनको पेमेंट देगा। तो ये किसने ये दोस्तों? इसमें सबसे पहले हैदराबाद, फिर मैसूर, ये सब दोस्तों जो है सबसे पहले, लेकिन हैदराबाद ने ही उसको स्वीकार किया था, यानी वो मोल ले लिए, मोल की सेना लेकर खुद फंस गए। आगे चले यहाँ पर देखें वेलेस्ली ने सहायक संधि करने वाले राज्यों का सही कालक्रम क्या है? तो मैंने अभी ऊपर आपको बताया दोस्तों, यहाँ पर ऊपर ही बताया था, यहाँ पर 98 में 1798 में हैदराबाद, फिर 99 में वहाँ पर मैसूर, फिर अवध, सिंधिया, ऐसे करके यहाँ पर तो देख रहे हैं हैदराबाद यहाँ पर कहाँ है? हैदराबाद फिर मैसूर, दो तो आपको आता ही होगा ना, तो दो से आपका काम बन जाएगा। आगे चले अगर देखें तो 1802 में प्रसिद्ध बसीन की जो संधि हुई थी, बसीन की संधि हुई थी, इसके बीच हस्ताक्षर किसके हुआ था? तो बसीन की संधि दोस्तों किन के मध्य हुई थी? इतना तो आपको पता ही होगा। यहाँ पर आपको तो पता होगा, एक तो यहाँ पर अंग्रेज़ थे और दूसरा यहाँ पर दोस्तों वो मराठे थे। लेकिन अब आपको यहाँ पर बताना है, आखिर मराठे सब में है, अंग्रेज़ और मराठा होता तो हम लोग पता लगा लेते, लेकिन यहाँ पर हम लोग इसको कैसे क्लियर करेंगे? तो यहाँ पर देखें अंग्रेज़ तथा बाजीराव प्रथम, यहाँ पर तो ये बिल्कुल नहीं दोस्तों, अंग्रेज़ और पेशवा बाजीराव जो द्वितीय थे, बाजीराव सेकंड, उनके मध्य हुआ था यहाँ पर। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर बी बनेगा। आगे अगर देखें तो सहायक संधि प्रणाली में निम्नलिखित में से कौन सा कथन लागू नहीं होता है? सहायक संधि वाला वही लॉर्ड वेलेस्ली जो लेकर आया था। लॉर्ड वेलेस्ली कार्यकाल कितना था दोस्तों? ये 1798 से 5 तक यहाँ पर था, 1805 तक। तो यहाँ कह रहे हैं कि कौन सा लागू नहीं होता है, तो कौन सा? दूसरों के खर्च पर एक बड़ी सेना रखना, यस ये तो है, सही है, लेकिन हमें नहीं वाले को बताना है। भारत को नेपोलियन के खतरे से सुरक्षा करना, यस ये भी सही है। कंपनी के लिए एक निश्चित आय का प्रबंध करना, तो यही कंपनी से उसकी आय का नहीं होता था, लेकिन उसकी सेना को जो थी वो हो जाता था, लेकिन यहाँ पर आय का, इनकम का कोई सोर्स नहीं था, यही वाला गलत हो जाएगा, बाकी सब सही थे। आगे देखें यहाँ कह रहे हैं नेपोलियन की शक्ति के समक्ष
जब यूरोप के साम्राज्य धराशाही हो रहे थे तो उस समय किस गवर्नर जनरल ने भारत में ब्रिटिश पताका फहराया? तो आपसे यहाँ पर पूछा जा रहा है कि नेपोलियन की शक्ति के समक्ष जब यूरोप के सारे साम्राज्य धराशायी हो रहे थे तो उस समय किस गवर्नर जनरल ने भारत में ब्रिटिश पताका लहराया था? आपसे यहाँ पर ये पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर आप देखेंगे अगर कि कौन था यहाँ पर, या तो यहाँ पर डलहौजी तो नहीं होना चाहिए, यहाँ पर ये तो नहीं होगा, और कॉर्नवालिस नहीं होगा, तो ये लॉर्ड वेलेजली था दोस्तों। लॉर्ड वेलेजली ही था उस समय पताका यहाँ पर फहराया था। लॉर्ड वेलेजली का कार्यकाल अगर हम लोग देखें, ये अगर देखेंगे तो अभी मैंने जस्ट बताया था ना 1799 से 5 तक 1805, तो यही किया था। आगे अगर देखें तो आंग्ल नेपाल युद्ध 1814 से 16 के बीच हुआ था। फिर दोस्तों इसी सुगौली की संधि इसी में हुआ था। तो कह रहे हैं किस गवर्नर जनरल के शासनकाल में हुआ था? तो यही इस समय कौन रहा होगा? तो यही रहा होगा लॉर्ड हेस्टिंग। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर बी हो जाएगा। 10 साल तक रहा था। कब? 1813 से 23 तक। आगे चढ़े हम लोग देखें तो आंग्ल नेपाल युद्ध की समाप्ति पर सुगौली की संधि जो हुई थी, किस वर्ष हुई थी सुगौली की संधि? तो दोस्तों ये 1816 में हुआ था। आगे बढ़े अगर हम लोग देखें तो आंग्ल मराठा युद्ध, तीसरे आंग्ल मराठा युद्ध की बात करें, अभी जस्ट मैंने बताया था वहाँ पर आपको तीनों के बारे में। तो जो 18 में दोस्तों वहाँ पर हुआ था जिसमें पेशवाई समाप्त कर दिए थे अंग्रेज़ों ने, तो किससे संबंधित है? तो यहाँ पर कौन समाप्त किया होगा मेरे भाई इस समय, किसकी रही होगी? तो यही लॉर्ड हेस्टिंग रहा होगा, क्योंकि 13 से 23 तक यही था। आगे अगर हम लोग यहाँ पर देखें तो कह रहे हैं कि थॉमस मुनरो किस समय अवधि के दौरान मद्रास के गवर्नर जनरल रहे थे? ये थॉमस मुनरो की बात की जा रही है, तो उनका वो कौन सा टाइम पीरियड था जिसमें वह मद्रास के जो है गवर्नर जनरल गवर्नर रहे थे, इसमें ये पूछा जा रहा है। तो वो 1820 से 27 के बीच रहे थे। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर यही ए हो जाएगा। आगे चले अगर हम लोग देखें यहाँ पर कथित कुशासन के आधार पर किस गवर्नर जनरल ने 1831 में मैसूर राज्य के प्रशासन अपने हाथ में ले लिया? तो 1831 में लिया था, तो स्वाभाविक सी बात है इस समय कौन रहा होगा? विलियम बेंटिक रहे होंगे, यही ऑप्शन नंबर ए सी वाला। यहाँ पर अगर हम लोग देखें तो बंगाल के किस गवर्नर जनरल ने तीसरे आंग्ल मैसूर युद्ध की बात की जा रही है। तो आंग्ल मैसूर युद्ध की अगर हम लोग बात करें तो आंग्ल मैसूर युद्ध पहला वाला जो हैदर अली और अंग्रेज़ों के बीच हुआ था, कब हुआ था? ये 1767 से 69 के बीच। आंग्ल मैसूर युद्ध जो दूसरा वाला हुआ था दोस्तों वो 1780 से 84 के बीच हुआ था। और जो आंग्ल मैसूर युद्ध तीसरा वाला जो हुआ था वो 1790 से 92 के बीच हुआ था, 1790 से 92 के बीच। और जो चौथा हुआ था आंग्ल मैसूर युद्ध वो 99 में हुआ था, 1799 में, जिसमें टीपू सुल्तान मर गया था। तो यही है, यहाँ पर पूरा आप लोग याद कर लेंगे। तो कह रहे हैं कि तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध के संबंध में स्वयं सेना की कमान किसने संभाली थी? तो स्वाभाविक सी बात है तीसरे कमान की बात की जा रही है, यानी यहाँ पर 90 से 92 के बीच। तो 90 से 92 के बीच कौन रहा होगा? यही कॉर्नवालिस रहा होगा, ऑप्शन नंबर बी। अगर यही चौथा पूछता तो आप जो है वही तब उनको वेलेजली को बता देते। आगे अगर देखें भारत में संगठित ठगों का दमन का मुख्य श्रेय किसे जाता है? यानी भारत में जो संगठित ठग होते थे उनका दमन किसने किया, उसका क्रेडिट किसे जाता है? यहाँ पर ये आपसे जो पूछा जा रहा है तो आपको बताना है। तो पहले तो आप यहाँ पर देख लेंगे कि है क्या, आप एलिमिनेट करने क्या लायक है यहाँ पर। तो एलिमिनेट कर देंगे आप इन्हें तो पहले कर देंगे, इनको भी कर देंगे। इसमें स्लीमैन, कैप्टन विलियम स्लीमैन ने किया था। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है ये कब का समय है दोस्तों? तो आपसे यहाँ पर दो प्रश्न बनते हैं कि आखिर इसमें वायसराय कौन था इस समय, गवर्नर कौन था? तो दोस्तों वही विलियम बेंटिक साहब थे। कब का समय है ये? 1830 का। तो गवर्नर जनरल वही थे, लेकिन उनका एक अधिकारी था स्लीमैन, यही जो है ठगों का दमन किया था। आगे अगर देखा जाए तो कह रहे हैं कि विलियम बेंटिक द्वारा प्रारंभ किए गए प्रमुख सामाजिक सुधारों के संदर्भ में सम्मिलित था।
तो विलियम बेंटिक ने जो सामाजिक सुधार किया था तो उसका क्या था, सती प्रथा का उन्मूलन किया था, दास प्रथा का उन्मूलन किया था, धर्म परिवर्तन के कारण अयोग्यता को हटाना था, ठगों के गिरोह का दमन। तो यहाँ पर आपसे जो चारों के चारों दिए गए हैं यहाँ पर, तो स्वाभाविक सी बात है पहला वाला तो हमारा एकदम सही है, यहाँ पर ये वाला तो हमारा पहला सही हो जाएगा, इसमें नो डाउट ये वाला तो एकदम सही है। और दास प्रथा का भी उन्मूलन इन्होंने किया था, ये भी सही है। धर्म परिवर्तन, ठगों का गिरोह, सही है दोस्तों, सब सही है, नो डाउट, ये डी वाला हो जाएगा आपका। लॉर्ड डलहौजी ने जो हड़प नीति यानी व्यक्तिगत सिद्धांत यानी डॉक्ट्रिन्स ऑफ लैप्स के तहत किए गए राज्यों का सही कालक्रम क्या है? तो मैंने भाई पहले बताया था, सतारा सबसे पहले था दोस्तों, और उसके बाद जैतपुर संबलपुर था, बगहात था, झांसी था, सब सीधा सीधा मिले हुए हैं। झांसी 53 में और बगहात 1850 में, जैतपुर संबलपुर 49 में, सतारा 48 में। आगे चले अगर हम लोग देखें तो कौन सा एक युग में सुमेलित नहीं है, तो सतारा का 48 सही है, पंजाब का विलय 49 ये भी सही है, अवध का विलय 56 ये भी सही है, झांसी का विलय 55 ये गड़बड़ है। तो आपका यहाँ पर ये झांसी का कब था दोस्तों, ये 54 में था, 54 तो नागपुर हो जाएगा, ये 53 था 1853 में, याद कर लेंगे। आगे अगर देखें तो लॉर्ड डलहौजी द्वारा उदयपुर रियासत, ये जो राजस्थान में है, ब्रिटिश राज में कब मिलाया था? तो सूर्य उदय होता है तो हम लोग बाहर जाते हैं, बाहर से क्या हो जाएगा 52, तो आपसे ये सी हो जाएगा आपका, उदयपुर, उदय 52, तैसे याद कर लेंगे आप लोग। तो तृतीय आंग्ल बर्मा युद्ध जो हुआ था 1885 में, तो जिसमें तहत बर्मा को मिला लिया था अंग्रेज़ों ने, तो इसके संपूर्ण बर्मा ब्रिटिश राज में विलय किस वायसराय ने हुआ था? तो 85 है, तो स्वाभाविक सी बात है 85 है, तो यहाँ पर किसका होगा, यही आपका ये 85 में हुआ था, तो आपका ये लॉर्ड डफरिन, कांग्रेस समय स्थापना यही हुआ था ना, तो 84 से 88 के बीच था, तो यही रहा होगा, ऑप्शन नंबर आपका ये हो जाएगा। अब यहाँ पर हम लोग देखें 1833 का जो चार्टर एक्ट था, जिसके तहत चीन के साथ व्यापार और चाय का व्यापार दोनों ख़त्म कर दिया गया था। 13 वाले में तो इन दोनों को छोड़ा गया था, 33 वाले में इन दोनों को ख़त्म कर दिया गया। तो किस गवर्नर जनरल को संपूर्ण भारत का गवर्नर जनरल बनाया गया? इस पद को धारण करने वाला व्यक्ति कौन था? गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा। इस पद को धारण करने वाला यही था, विलियम बेंटिक, ऑप्शन नंबर ए। तो साथियों, हम लोगों ने यहाँ पर जितने भी प्रश्न अब तक गवर्नर वायसराय से बन सकते थे या बने हैं, तो इन सारे सब हमने प्रश्न को देख लिया, जितने भी प्रश्न अब तक बने हैं। कुछ यहाँ से अपना भी यहाँ पर उसमें फैक्ट थे, तो यहाँ पर उम्मीद है कि आप इससे पहले जो क्लास थी उसके फैक्ट को भी पढ़ा होगा और इस प्रश्न को भी लगाया होगा। आपका यहाँ पर संपूर्ण अध्ययन हो गया है वायसराय को लेकर, कोई भी कन्फ्यूजन यहाँ पर आपको नहीं होगा, उम्मीद करते हैं। तो चले हम लोग आगे अब मिलते हैं किसी अलग सब्जेक्ट पर। हमारा लगभग हिस्ट्री यहाँ से ख़त्म हो चुकी है, क्योंकि हमने मॉडर्न हिस्ट्री जो पढ़ रहे थे इसका लगभग हमने सारा मेन चीज़ यहाँ पर पढ़ लिया है।